प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में। आज की ये क्लास बीएससी पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट बॉटनी की है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज। विद्यार्थियों, अपने ये टॉपिक मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म से संबंधित है। इससे पहले मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे हैबिटेट, शेप एंड साइज, लॉन्गेविटी इत्यादि प्रकार में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। तो विविधता को हम पढ़ रहे हैं। तो विविधताओं के अंतर्गत एक टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास में ब्रांचिंग पैटर्न इन प्लांट्स और ट्री। शाखन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि सिम्पोडियल प्रकार की हो सकती है अथवा मोनोपोडियल प्रकार की हो सकती है। ब्रांचिंग पैटर्न के कारण ही पादपों की एक विशेष आकृति बनती है, जिसको हम कैनोपी कहते हैं या वितानीय संरचना कहते हैं। तो इस कैनोपी स्ट्रक्चर होती क्या है, इस कैनोपी स्ट्रक्चर के फलस्वरूप पादपों के कितने प्रकार पाए जाते हैं जो आकार के आधार पर होंगे, और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोज गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप इनको निरंतर देखते रहिए, इसका अवलोकन करते रहिए। विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक को समझने के लिए ब्रांचिंग पैटर्न का जो वीडियो पहले इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उसको एक बार आप जरूर देखिए। टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए, पूर्ण रूप से समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें आप। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैनोपी वितानीय, जिसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रक्चर संरचना ऑफ ट्रीज, वृक्षों में पाई जाने वाली शिखर संरचना। जब हम किसी पादप की सामान्य बात करते हैं जो वृक्ष के रूप में, हम यहाँ पे शाख और झाड़ी की बात नहीं करें, क्योंकि उनका कोई आकार शाखन के फलस्वरूप नहीं होता, बल्कि झाड़ी में क्या होता है कि आधारीय भाग से एक से अधिक शाखाएं या मुख्य अक्ष से बहुत सारी शाखाएं विकसित होने के कारण पूरा आकार गोलाकार हो जाता है या गुंबदाकार हो जाता है। तो इससे उसकी आकृति बनती नहीं है। जो आकृति बन रही है वो किसके संदर्भ में, मुख्य रूप से ट्री या वृक्षों के संदर्भ में है। तो इन वृक्षों में एक मुख्य तना होता है जिसकी लंबाई अलग अलग प्रकार की होती है। इस मुख्य तने से कई प्रकार की शाखाएं निकलती है, और ये शाखाएं मोनोपोडियल कंडीशन में अथवा सिम्पोडियल कंडीशन में डेवलप होगी। इस पादप के मुख्य अक्ष पर लगने वाली इन शाखाओं के कारण, इसके ऊपर लगने वाले लीफ के कारण और इसकी स्टेमीय संरचना या स्तंभीय संरचना के कारण इस पादप की एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। जैसे यदि हम बरगद की पौधे की आकृति देखते हैं तो वो इस प्रकार का गोलाकार संरचना में पाया जाता है। ये एक बरगद का एक अलग प्रकार की आकृति होगी। जब हम नीम को या खेजड़ी को देखते हैं तो हल्का सा ऊपरी भाग थोड़ा सा उबाल लिया होता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। यदि हम बांस के पौधे को देखते हैं तो बांस का पौधा होता है वो एक लंबा लंबा होता है, जिसकी पर्वत संधि से बहुत सारी पान निकली हुई होती है। यदि हम खजूर के पौधे की बात करते हैं तो खजूर का पौधा इस प्रकार का लंबा तने युक्त होता है, जिसके ऊपरी भाग से पान निकली हुई होती है। तो ये एक प्रकार का आकार बना कि नहीं बना, आकार बन जाता है। झाड़ी के संदर्भ में देखें तो ऐसा होगा नहीं, बल्कि झाड़ी होती है वो एक साथ में कई शाखाओं को विकसित कर लेती है, और सभी शाखाओं की मोटाई होती है वो लगभग समान प्रकार की होती है, इसलिए वो वितानीय संरचना के अंतर्गत उसको नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारे सामने 1, 2, 3, 4 प्रकार के अलग अलग पौधे देख रहे हैं। इनमें हुआ क्या, इसके अंदर पाई जाने वाली शाखाओं के कारण और इसमें पाई जाने वाली लीफ की स्थिति, लीफ के आकार, उसका परिमाप के आधार पर ये 4 प्रकार के पौधों की अथवा वृक्षों की आकृति बनती है। वृक्षों पर बनी हुई उसकी शिखर संरचना जो मुख्य तने के ऊपरी भाग पर है,
उस शिखर संरचना को ही वितानीय संरचना के नाम से जाना जाता है। किससे निर्धारित होती है? एक तो होती है शाखाओं से और दूसरी होती है लीफ से। क्यों होती है? क्यों का कारण ये है कि शाखाएं यदि किसी पौधे से निकलती हैं तो कई बार क्या होता है कि इस पौधे के स्तंभ से एक पार्श्व कलिका विकसित होती है जो एक शाखाओं का निर्माण करती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन इसके ऊपरी पर्वतसंधि से निकली हुई कलिकाओं की सक्रियता उसके आधारीय भाग में पाई जाने वाली कलिकाओं की तुलना में कम होने के कारण इसकी लंबाई कम हो गई। इसके ऊपर फिर विकसित होने वाली कलिकाओं की सक्रियता कम होने से इसकी शाखाओं की लंबाई कम होगी। फलस्वरूप इसकी आकृति होती है एक कोणाकार होती है। एक नई प्रकार की वितानीय संरचना का निर्माण हुआ। किसके कारण? कलिकाओं की सक्रियता के कारण। दूसरा कि यदि इस कलिकाओं से विकसित होने वाली शाखा एक निश्चित कोण का निर्माण करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 90 डिग्री का करते हैं, 60 डिग्री का करते हैं, 80 डिग्री, निश्चित कोण से ही ये विकसित होती है, तो एक वापस विशेष प्रकार की आकृति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली कंडीशन ब्रांच के कारण ऐसी कंडीशन बनती है। दूसरा लीफ के कारण। आपने देखा होगा कई वृक्षों की पत्तियों को या पौधों की पत्तियाँ, कई पौधों में ऐसा होता है जो एक पत्ती दूसरे पत्ती को लगभग ढके हुए होती है। या फिर पीपल का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एक पर्ण है वो दूसरी पर्ण से दूर दूर है। पहली कंडीशन कि इस वर्ण की लंबाई या पर्ण की लंबाई के कारण अलग अलग हो जाती है, उसके फलस्वरूप पौधे की आकृति अलग दिखाई देती है। जब पत्तियां एक दूसरे के सभी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ढकी हुई होती है तो पूरा का पूरा पौधा होता है वो सघन पौधा होता है, उसकी छाया बिल्कुल सघन होती है, एक सूर्य की किरण जमीन तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन जब पर्ण अलग अलग होती है, दूर दूर स्थित होती है, एक पर्ण की लंबाई छोटी है, एक पर्ण की बड़ी है, जैसे इसकी छोटी है इसकी बड़ी है, तो एक लंबी पर्ण होगी दूसरी छोटी पर्ण होगी, तो इसके फलस्वरूप ये चित्राई हुई पर्ण होगी, तो आकृति उसकी अलग बनेगी। ये इस प्रकार का गुण इन पौधों के या पर्ण को प्राप्त होने वाली सूर्य की प्रकाश की मात्रा के आधार पर है। कुछ पर्ण ऐसी होती है जिनको छाया में रहना पसंद होता है और कुछ पर्ण ऐसी होती है जिनको प्रकाश में रहना पसंद होता है, तो इसके फलस्वरूप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, अथवा सभी पर्ण को समान रूप से प्रकाश मिलना आवश्यक होता है, तो चित्राई हुई होती है। तो इसकी फलस्वरूप लीफ के आकार, उसके परिमाप के आधार पर या फिर उसके ऊपर पाए जाने वाले फिलोटेक्स या पर्ण विन्यास के आधार पर फिर एक पादप का एक आकार बनता है, उसी को हम वितानीय संरचना के नाम से जानते हैं। पादप की शिखर संरचना अथवा वितानीय संरचना को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? जब हम कारकों के बारे में बात करते हैं तो इस पौधे को बाह्य वातावरण से मिलने वाले सभी प्रकार के कारक, जैसे पादप जमीन से जल अवशोषित करता है, खनिज लवण अवशोषित करता है, उसको वायुमंडल से प्रकाश मिलता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त होती है, ऑक्सीजन डेवलप होती है, ऑक्सीजन मिलती है इसको, और अन्य प्रकार के सभी गैसीय या कणिकीय पदार्थ जो प्रदूषक अप्रदूषक की श्रेणी में आ रहे हैं, वो सामान्य रूप से और सम्मिलित रूप से इस पौधे की वितानीय संरचना को प्रभावित करते हैं। यदि जल की मात्रा कम होती है तो इसकी सीधी सी बात है पादप की ग्रोथ कम होती है। मिनरल्स यदि कम मिलते हैं तो भी ग्रोथ कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगी, लाइट कम मिलेगी, सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस कम होगा, फलस्वरूप खाद्य पदार्थ का निर्माण कम होने का शिखर भाग की सक्रियता कम हो जाएगी, पादप का आकार होगा या आकृति होगी वो इसकी चेंज होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रभावित करने वाले कारकों में बाह्य वातावरण के होते हैं, लेकिन इस पादप के अंतर्गत ही पाई जाने वाली आनुवांशिकी संरचना, कौन सी संरचना? आनुवांशिकी, जिसमें जीन आते हैं। तो आनुवांशिकी संरचना और सेकेंड नंबर का इसकी उपापचय क्रियाएं जैसे घटक या सक्रियता इत्यादि इसकी आंतरिक कारकों के रूप में कार्य करते हुए इसकी वितानीय संरचना को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार होंगे, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से भाग होते हैं जो वितानीय संरचना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो इसमें पहला भाग कौन सा होता है?
प्रभावित करने वाले कारक। ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, आंतरिक कारक और बाह्य कारकों के सम्मिलित रूप से कार्य करने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव नंबर 1, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, मुख्य तनाव की ग्रोथ कम हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी तो तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ेगा, फलस्वरूप सभी शाखाएं उपादक के शीर्ष भाग की ओर या पर्णशीर्ष भाग की ओर लगी हुई दिखाई देगी, जैसे खजूर के पौधे के अंदर दिखाई देती है। अथवा यदि कम होती है तो इस प्रकार की आकृति बन सकती है। तो पहला कंडीशन ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस। दूसरा जो टाइप्स आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग, शाखन का प्रकार कैसा है, किस प्रकार का है। जैसे असामान्य रूप से वृद्धि करता हुआ बढ़ रहा है, ग्रोथ होती है, जो बहुशाखी प्रकार का शाखन हो सकता है, तो बरगद के जैसा या नीम के जैसा आकृति बन सकती है। यदि निश्चित कोण से ही और निश्चित लंबाई की ही शाखाओं का निर्माण होता है तो शंक्वाकार पौधे बन सकते हैं। तो ये दूसरा जो टाइप्स आता है उसको नाम देता है टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न्स। तीसरा जो हमारा कारक है उसको नाम देते हैं अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्रांचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अरेंजमेंट, कहाँ पे स्थित है, आमने सामने है, चक्रीय प्रकार रूप से है, या एक दूसरे के कोण पर जो सम्मुख क्रॉसित प्रकार का होता है। और सेकंड अरेंजमेंट के बारे में डायरेक्शन किस प्रकार का है कि वो मुख्य अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बना है, उसी के अनुसार होगा। यदि वो 90 डिग्री का कोण बना है तो ये क्षैतिज दिशा के अंदर वृद्धि करती है। यदि वो 90 डिग्री का कोण नहीं बना है और नीचे की ओर लटकी हुई है तो एक पादप का आकार एक अलग प्रकार का बना है। सभी शाखाएं हैं वो नीचे की ओर लटकी हुई होती है। इन लटकी हुई शाखाओं को निलंबी शाखाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे वो अशोक या सारा का इंडिका के प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, पूरी पूरी शाखा होती है वो लटकी हुई होती है। तो डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है पादप की वितानीय संरचना को नियमित करने में। फिलोटैक्सी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि पर्ण कहाँ पे लगी हुई है, स्तंभ पे है तो शाखा पे। दूसरा उसके पर्णवंत की लंबाई कितनी है जिसके कारण वो छितरे हुए या एक दूसरे को ढकी हुई अवस्था होती है। और तीसरा उसका आकार कितना बड़ा है। तो फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वितानीय संरचना के फलस्वरूप। इसी के कारण ही कई पौधे हैं वो सघन होते हैं और कई होते हैं वो विरल या छितराई हुई संरचना युक्त होते हैं। पांचवा जो घटक आता है वो शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ लीफ, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। किसी की पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, किसी की पत्तियां छोटी छोटी कटी फटी हुई होती। तो कटी फटी होने के कारण पादप का आकार अलग बनेगा। यदि पत्तियां छोटी हैं तो पादपीय संरचना अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। वितानीय संरचना होती क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि इस वितानीय संरचनाओं के प्रकार कितने होते हैं। इस वितानीय शिखर संरचना के कारण पौधे अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है वो प्रकारों से संबंधित पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैनोपी आर्किस्टर, वितानीय संरचनाओं के प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और की संरचना पढ़ने पर हमें अलग अलग प्रकार के पौधों के आकार देखने को मिलता है जो वितानीय संरचना से संबंधित है। कुल 7 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला प्रकार देखिए पाम ट्रीज या ताड़ के वृक्ष, ताड़ वृक्ष। ऐसे पादपों की विशेषता क्या होती है कि इसका मुख्य स्तंभ होता है वो सामान्य तौर पर कैसा होगा, अशाखित होगा, अशाखित व लंबा। तो ये तो हो गया मुख्य तना। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पर डायग्रामेटिक रूप से देख लेते हैं इसको। इसका मुख्य तना होता है वो लंबा होता है। इस पर पर्ण होती है वो शीर्षस्थ भाग पे लगी होती। कौन से भाग पर, शीर्षस्थ भाग पर लगी होती। तो इस भाग पर ये पर्णें लगी होती है। हमेशा पर्ण है वो शीर्षस्थ भाग पर ही स्थित होती है। तो ये शीर्षस्थ भाग पर पर्ण स्थित होने के कारण पर्ण है वो मुकुट समान दिखाई देती है, मुकुट समान।
और मुकुट समान अथवा पादप के शीर्ष भाग पर लगी होने के कारण ही इसको पुष्पाक्ष या काउडेक्स वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पर्ण की विशेषता क्या होगी कि पर्ण की लंबाई बहुत अधिक होती है। पर्ण संयुक्त पिच्चाकार अथवा हस्ताकार प्रकार की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है क्योंकि हमेशा पादप के शीर्ष भाग पे लगी होती है, इसलिए जैसे इसकी वृद्धि होती है, स्तंभ की वृद्धि होती है, तो शीर्ष भाग पर नई पत्तियाँ विकसित होती है और आधारी भाग की पर्ण होती है वो सूख करके नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप इस पर्ण का आधारी भाग जो पर्णाधार है वो इस पादप के तने पर अवशेषी संरचना के रूप में पाया जाता है। कौन सी संरचना के रूप में? अवशेषी संरचना के रूप में। इसको नाम देते हैं लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस। और ये लीफ ट्रेस इस स्तंभ पर परमानेंट होते हैं, स्थायी रूप से होती है, इसलिए पूरा पूरा तना होता है वो कैसा दिखाई देता है? खुरदरा देता है। ऐसे पादपों को नाम देते हैं पाम ट्रीज अथवा काउडेक्स प्रकार के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोकस न्यूसिफेरा का है या फ्यूनिक्सिया अथवा खजूर का है। क्या बात याद रखनी है पाम ट्रीज के अंतर्गत कि तना अशाखित होगा, तने के शीर्ष भाग पर पर्ण लगी होगी, आधारीय भाग की पर्ण गिरने के बाद इस स्तंभ पर उस पर्ण के आधारीय भाग के अवशेषी संरचना जिसको लीफ ट्रेस कहते हैं वो स्थायी रूप से पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्तंभ होता है वो खुरदरे प्रवृत्ति का पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार पाया जाता है उसको नाम देते हैं शंकुधारी वृक्ष या हम इसको कॉनिकल कहते हैं। इस प्रकार के पादपों में विशेषता क्या होती है कि ये सिम्पोडियल प्रकार के और मोनोपोडियल प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। इसके आधारीय भाग से शाखाएं विकसित होती है और ये शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में लगी होती हैं, ऊपरी की ओर लगी होगी, नई ऊपर लगेगी और पुरानी नीचे की ओर स्थित होती है। फलस्वरूप इसका आकार होता है वो कैसा हो जाएगा? शंक्वाकार हो जाता है। लेकिन ये शाखाएं इन पादपों पर या तो समकोण पर लगी होती हैं अथवा न्यून कोण की। यदि वो क्रिसमस का ट्रीज है तो उसमें लगने वाली शाखाएं होगी वो समकोण पर होगी, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर शाखाएं समकोण पर होती है। जबकि थूजा नामक पादप में यही शाखाएं समकोण पर नहीं लग करके न्यून कोण पर स्थित होती है, लेकिन फिर भी अग्राभिसारी क्रम में लगने का इस पादप का आकार कैसा बनेगा? शंक्वाकार। तो यहाँ पर शाखाएं न्यून कोण पर स्थित होती है। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से कम। ये कोण किसके साथ में बनाते हैं? इस मुख्य स्तंभ के साथ या मुख्य स्तंभ और इस शाखाओं के मध्य बनने वाला ये कोण है। तो ये सेकेंड जो टाइप हुआ उसको क्या कहेंगे? शंकुधारी या कॉनिकल फ्लास्क। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पर्ण शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है, आधारी शाखाओं की लंबाई अधिक होती है जबकि शीर्षक शाखाओं की लंबाई कम होती है। फलस्वरूप इसका आकार है वो शंक्वाकार होता है। 2 एग्जाम्पल इसमें लिख दिया हमने, क्रिसमस ट्री और थूजा का प्लांट। तीसरा जो प्रकार आता है वो बेलनाकार अथवा उसको हम कभी कभी दीर्घवृत्ताकार भी कह सकते हैं। दीर्घवृत्ताकार पादप वितानी संरचना का एक नया प्रकार होता है। इस प्रकार में होता है क्या विद्यार्थियों? मुख्य अक्ष से शाखाएं निकलेगी, ये निश्चित कोण पे निश्चित प्रवसंधि पर सम्मुख स्थित हो सकती है, एकांतरित हो सकती है, लेकिन इन शाखाओं की लंबाई मुख्य अक्ष और इससे निकलने वाली ऊर्ध्व शाखाओं की तुलना में कम होती है। वो ये है ऊर्ध्व शाखा जो ऊपर की ओर ग्रोथ करी है और ये इसका मुख्य अक्ष। तो ऊर्ध्व शाखा और मुख्य अक्ष की लंबाई की तुलना में पार्श्व शाखाओं की लंबाई कम होने के कारण पूरा का पूरा पादप है वो बेलनाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार टाइप हो जाता है। इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के पौधों में मुख्य अक्ष और ऊर्ध्व शाखाओं की लंबाई अधिक होने के कारण ऊंचाई या लंबाई इसकी अधिक होती है, लेकिन पार्श्व शाखाओं की लंबाई कम होने के कारण पादपों की चौड़ाई कम होती है, जिसके फलस्वरूप पादप का आकार बेलनाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है।
इस प्रकार के पादपों का एग्जाम्पल कैसा है, जैसे नीम चमेली है अथवा कटल, इनमें पाए जाने वाले आकार बेलनाकार कहलाता है। चौथा प्रकार है वो है झाड़ीनुमा या गोलाकार, ये राउंड होंगे या बुशी टाइप होंगे। इस प्रकार की पौधों का तना होता है वो सिम्पोडियल प्रकार का होता है, जिस पर सर्पिलाकार अथवा अल्टरनेट शाखाएं विकसित होती है। इनकी असामान्य ग्रोथ होने के कारण उसका आकार राउंड हो जाता है। इस प्रकार की विशेषता में क्या होगा कि आधारीय भाग के अंदर विकसित होने वाली शाखाएं की लंबाई अधिक होती है, जबकि शीर्ष भाग में पाई जाने वाली शाखाओं की लंबाई कम होती है। फलस्वरूप इसकी आकृति राउंड हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ऐसा किसमें पाया जाता है, आम के अंदर या बरगद की कैनोपी है वो झाड़ीनुमा और गोलाकार कहलाती है। एक अन्य प्रकार है जिसको अम्ब्रेला शेप कहते हैं, छत्रिकाकार कहते हैं। इस प्रकार के पादपों में जैसे पीपल में देखने को मिलता है, मुख्य तना की शीर्ष भाग की ग्रोथ कम होने के बाद में उसकी आधारीय पर्व संधि से शीर्ष भाग की आधारीय पर्व से शाखाएं विकसित होगी, और इन शाखाओं के विकसित होने के साथ ही इनकी लंबाई लगभग समान होने का ये पूर्ण रूप से फैली हुई अवस्था में पाई जाती है, और इसमें पाई जाने वाली पर्ण होती है वो एक दूसरे से अलग अलग रहती है, जिसके कारण इसको सामान्य रूप से सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से मिलता रहता है। तो इस प्रकार की बनी हुई संरचना जो लगभग छत्रिकाकार संरचना दिखाई देती है, छत्रिकाकार प्रकार के पादप कहलाते हैं। जैसे पीपल के अंतर्गत, पीपल के अंदर सभी पत्तियां वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं ताकि अधिक से अधिक प्रकाश उनको मिलता रहता है। ये पत्तियां भी अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि सूर्य की किरण है वो डायरेक्ट इसके समकोण प्राप्त हो, जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन कम हो और अधिक से अधिक प्रकाश पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु मिले। तो ये हो गया छत्रिकाकार। एक अन्य प्रकार का टाइप से उसको नाम देते हैं कल्पवृक्ष। इस प्रकार में क्या होता है कि मुख्य तना मोनोपोडियल या सिम्पोडियल प्रकार का होता है, इस पर एक शाखा निकलेगी वो गोलाकार वृद्धि करेगी। कैसे बनेगी, राउंड शेप। जहाँ राउंड शेप में मुड़ना प्रारंभ होता है उस स्थान पर जाकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर उससे एक दूसरी और पार्श्वकली का विकसित होती है, फिर वो राउंड घूमना प्रारंभ होती है। तो यहाँ से फिर एक शाखा विकसित होगी, वो भी राउंड घूमेगी। तो इस प्रकार का गोलाकार संरचना लगातार होते रहने से इस पादप की आकृति पैगोडा के मंदिर या बौद्ध मंदिर के समान हो जाती है। होगा क्या, इसमें मुख्य अक्ष से एक शाखा निकलेगी, वो राउंड करेगी, फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जहाँ से वो रुकी हुई है तो मुड़ी हुई है उस स्थान से फिर एक शाखा निकलेगी, थोड़ी ऊपर वृद्धि करेगी, फिर राउंड घूमना प्रारंभ करेगी। तो बार बार ये प्रोसेस होने से एक जटानुमा संरचना जो साधु संतों की जटा होती है उस समान अथवा बौद्ध मंदिर के समान उसकी आकृति हो जाती है। ऐसे पादपों को क्या नाम देते हैं, कल्पवृक्ष प्रकार के कहते हैं। जैसे सेमल के अंतर्गत पाई जाने वाली स्ट्रक्चर कल्पवृक्ष समान होते हैं। वितानी संरचना का लास्ट भाग आता है वो निलंबी प्रकार के वृक्ष कहलाते हैं। इस प्रकार के वृक्षीय स्वभाव में होता क्या है कि स्तंभ मोनोपोडियल अथवा सिम्पोडियल टाइप का हो सकता है, क्या तो मोनोपोडियल या सिम्पोडियल। लेकिन इस अक्ष से निकली हुई शाखाएं वो क्रमिक रूप से पतली होती रहती है, फलस्वरूप दुर्बल होने के कारण वो नीचे की ओर लटकी हुई होगी। किसकी ओर होगी, नीचे की ओर। इस प्रकार की शाखाएं जब मुख्य तने से नीचे की ओर लटकी हुई होती है तो हम उसको नाम देते हैं निलंबी प्रकार के वृक्ष, या उसको रुदन वृक्ष के नाम से जानते हैं। क्यों होगा, वापस समझ लीजिए। मुख्य अक्ष से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं पतली और कोमल होने के कारण नीचे की ओर लटकी हुई होती है। ऐसे पौधों को या वृक्षों को निलंबी वृक्ष कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक तो है अशोक का और दूसरा होता है बॉटल ब्रश का। अशोक के पादप में स्तंभ है वो मोनोपोडियल प्रकार का है, लेकिन शाखाएं नीचे की ओर लटकी हुई होगी। उद्यानिक पादप के रूप में उसको उगाते हैं, शोभाकारी पादप के रूप में घरों के पास में या रोड के किनारे पर इस प्रकार के वृक्ष खूब सारे लगे होते हैं। और दूसरा होता है बॉटल ब्रश, जिसके अंदर तना होता है वो सिम्पोडियल प्रकार का है, लेकिन ये शाखाएं वो नीचे की ओर लटकी हुई। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कैनोपी स्ट्रक्चर। इस कैनोपी स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और इसका आकार कैसा होता है। जैसे
गर्मी के मौसम के अंदर जब लू या तेज़ हवा चलना प्रारंभ होती है तो समुद्र के किनारे बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले पौधे विशेष प्रकार के होंगे। सामान्य प्रकार के पौधे नहीं मिलेंगे, जैसे ताड़ के वृक्ष है, खजूर टाइप के वृक्ष है, और उनकी पत्तियाँ वो या शिखर भाग वो एक तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये इसके प्रभावित करने वाले कारकों में इम्पोर्टेंट कारक हुआ। कौन प्रभावित करा है? वायु का प्रभाव। फलस्वरूप पादप का आकार है वो एक तरफ हो जाता है, झुक जाता है, अथवा उसकी शाखाएं टूट जाती है, फलस्वरूप उसकी संरचना होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो आसपास पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, उनके आकार को देख करके हम आसानी से आज समझ सकते हैं कि आखिर उनका आकार अलग अलग प्रकार का क्यों हुआ, अथवा तेज़ आंधी चलने से या तेज़ हवा चलने से या उनको पोषक तत्व कम मिलने से, जल की मात्रा कम मिलने से, वातावरणीय प्रभाव के कारण उनका आकार परिवर्तन क्यों होता है, हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कैनोपी स्ट्रक्चर समाप्त होता है। विद्यार्थियों, कैनोपी स्ट्रक्चर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसे छोटे से लगा करके बड़े आकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको रीड कीजिए, इसको लर्न कीजिए। हम डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म का लास्ट टॉपिक के साथ में एक और लेक्चर के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।